हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इम्पल्स इक्वल्स टू, सो अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि एफ क्रॉस टी जो है, ठीक है, एफ क्रॉस टी दैट इज इम्पल्स। लेकिन ऊपर हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा है कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी के इक्वल होती है, दैट इज एम वी आई डिवाइडेड बाय टी के इक्वल होगी, राइट। अब ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज क्यों है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ये टाइम से डिवाइड हो रहा है, तो जब ये टाइम से डिवाइड हो रहा है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। सो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, राइट जी। अब इम्पल्स हम इस प्रोडक्ट को कहते हैं, एफ इंटू टी का जो प्रोडक्ट है ना, ये चीज इम्पल्स कहलाती है। ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज इम्पल्स कहलाती है। सो एफ क्रॉस टी जो है दैट इज नोन एज इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके इक्वल आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। तो ये इधर चला जाएगा, ये जब इधर चला जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? एफ क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। So this is just the change in momentum, not the rate of change in momentum. So impulse is the product of force and time, and the product of force and time here is equal to change in momentum. So देखने में बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन एक टाइम के चेंज की वजह से जो है, जो क्वांटिटी है वो तब्दील होगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जो है वो इम्पल्स है, और वो चेंज इन मोमेंटम है, नॉट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। फ्रिक्शन ऑलवेज एड्स अलोंग मोशन, ऑपोजिट मोशन, परपेंडिकुलर या अपवर्ड। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, या एक बॉडी किसी और सर्फेस के ऊपर स्लाइड होती है या मूव करती है, तो वो एक्सपीरियंस करती है क्या? जो जो रेजिस्टिव फोर्स वो एक्सपीरियंस करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है? कह रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में ऐड करती है। इज इट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इज इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इज इट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इज इट अपवर्ड। सो अपवर्ड या डाउनवर्ड का इसमें इशू नहीं है, बल्कि जो फ्रिक्शन है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, सो इसलिए इट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है। अगर बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मोशन में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। सो फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन उसके ऑपोजिट होती है। इफ द मैस डबल द मोमेंटम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैस को डबल कर दिया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, मोमेंटम के केस में, काइनेटिक एनर्जी के केस में, पोटेंशियल एनर्जी के केस में, एक्सेट्रा। और एग्जामिनर से पूछते हैं कि उसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो क्या होगा। सो अगर मैस डबल होता है मोमेंटम के केस में, तो फिर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। देखिए मोमेंटम क्या है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। सो अगर मैं मोमेंटम में पी की जगह पे या एम की जगह पे, सॉरी एम या वी की जगह पे ट्वाइस कर देता हूँ, क्योंकि मोमेंटम में वो कह रहा है मैस को अगर डबल किया, मैस की जगह पे अगर मेरे पास यहाँ पर 2m आ जाता है और वी अपनी जगह पे है, तो ओरिजिनली तो मोमेंटम क्या था? m क्रॉस वी था, यानी ये चीज मोमेंटम थी ओरिजिनल। जब मैस को ट्वाइस किया, डबल किया, तो साथ में ये 2 आ गया, तो ये डबल हो गया। तो अगर मैस आपका डबल हो जाएगा, राइट जी, तो आपका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? मोमेंटम भी आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर यही काम काइनेटिक एनर्जी के साथ किया जाए, कि काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्केयर है। वहां पे अगर आप मैश को डबल करेंगे, अगर आप मैश को क्या करेंगे? मैश को अगर आप डबल कर देंगे, तो मैश को डबल करने से तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। वाई? बिकॉज एम की जगह पे आप 2m प्लग इन करेंगे। जब मैं वहां पे 2m प्लग इन करूंगा, एम की जगह पे 2m प्लग इन करूंगा, 1/2 वी स्केयर तो अपनी जगह पे है, और एम की जगह पे मैंने क्या प्लग इन कर दिया? 2m। तो मैश को जब मैं ट्वाइस कर दूंगा, तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2, इस m को तो मैं यहीं पे रहने देता हूँ, वी स्केयर, क्योंकि 1/2 एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और जो ये वाला 2 है, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस बन जाएगी द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी की। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी है? ट्वाइस हो गई है किसके? ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, यानी ये डबल हो गया है। सो ये ट्वाइस हो गया यहाँ पे। अगर इसी में वो कहता है वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती।
अगर इसी में वो कहता कि वेलोसिटी को हाफ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो वेलोसिटी के स्केयर के ऊपर डिपेंड करता है ये बात तो हम लोग अपनी सेकेंडरी क्लासेस से देखते आ रहे हैं ना, 6-7 क्लास से काइनेटिक एनर्जी को देखते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की एनर्जी है जो बॉडी मूव कर रही है। काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की एनर्जी है जो कि बॉडी मूव कर रही है। दैट इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अब अगर एग्जामिनर ये कहता है कि जी काइनेटिक एनर्जी के केस में मैंने वेलोसिटी को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, जो न्यू वेलोसिटी है वो ओरिजिनल का हाफ कर दिया, तो बताएं कि नहीं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 राइट m, v की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 v का होल स्क्वायर। जब ये 1/2 v का होल स्क्वायर आएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये हो जाएगा 1/2 m, हाफ v स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1/4 v का स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूला को इंटैक्ट रखा करें, जिस भी ओरिजिनल क्वांटिटी के फॉर्मूला को छेड़ने का आपको कहा जा रहा है, आप ओरिजिनल फॉर्मूला को क्या करो, इंटैक्ट रखो। ओरिजिनल फॉर्मूला को आपने क्या रखना है, इंटैक्ट रखना है। तो 1/2 m ये भी इंटैक्ट रहेगा, v स्क्वायर के साथ भी इंटैक्ट रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। और ये वाला जो 1/4 है, जो न्यू फैक्टर आया, ये साइड पे आ जाएगा। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, 1/4 हो जाएगी वो, क्योंकि ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर है। सो ये 1/4 हो गई है, 4 टाइम जो है ये डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी न्यू क्या होगी, 1/4 के ई हो गई है। तो इस तरह का काम अक्सर किया जाता है। एंड स्पेशली जो आपके एग्जाम्स है उनमें मैं आपको ये बताऊं कि आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उनके अंदर क्वांटिटीज को चेंज करने का आपको कहा जाएगा। जो टाइम पीरियड है ना सिंपल काइनेटिक एनर्जी के, उनके अंदर आपको चेंज करने का कहा जाएगा। ठीक है, यानी t इज इक्वल टू 2 है, उसमें आपको ये कह देगा कि भाई लेंथ को चेंज कर दिया है, उसमें आपको ये कह देगा कि मैश को चेंज कर दिया है, अगर मैश स्प्रिंग सिस्टम की बात है। राइट जी, आगे चलते हैं। कह रहे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट सिर्फ एक बात याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। मैं ऑटो शेप्स को बंद करता हूं ताकि ये कन्वर्ट कर देता है उनको एकदम से। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। सो दोनों जो है ना वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। दोनों का जो एक्शन है और एक्शन और रिएक्शन है, दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं।